वेल हेलो मेरे बच्चे लोग। कैसे हैं आप लोग भाई? धमाधम धनाधन इस तेजस बैच में सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। Welcome to the live stream of Padre online classes. We have biotechnology and its questions today. I request everyone who is watching to share this video with your friends and give it a thumbs up. तो बच्चे लोग शुरू करें। सभी पहले आ जाएंगे एक बार, इतने में आपको कुछ जानकारियां दे देता हूं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बच्चों बेसिक्स ये है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी उन दोनों का मिक्सअप है। मिक्सअप से मतलब हमारा ये है कि जैसे ही हम किसी भी डीएनए आरएनए या प्रोटीन, मतलब फाइनली हम जब भी किसी डीएनए के जीन एक्सप्रेशन, किसी डीएनए के एक्सप्रेशन किसी जीनोम के साथ चेंज या किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्टर करने की बच्चों कोशिश करते हैं, तो उस अल्टरेशन से जो भी टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कहां से होती है बच्चों? तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी रसोई से शुरू होती है। ट्रेडिशनल बायोटेक यू कैन से, जिसे माइक्रोबायोलॉजी भी कह लेते हैं। और इसी के साथ कोई भी मेरा प्यारा सा बच्चा अगर मुझे गुड गुड इवनिंग विश करना चाहता है इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस करी हैं। आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसका फीडिंग के जो प्रॉब्लम चल रही है दुनिया भर में, उसके लिए हमने कुछ बेटर यील्डिंग क्रॉप्स बनाई हैं। इसके लिए हमने कुछ बेटर न्यूट्रिटिव चीज़ें बनाई हैं, जैसे गोल्डन राइस है। गुड इवनिंग रवि। गोल्डन राइस का केस कुछ ऐसा है कि गोल्डन राइस खाने वाले लोगों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है विच इज नॉन एज क्रोनिक डिक्रीज इन द साइट और फाइनली ब्लाइंडनेस। तो बहुत ज़्यादा जब कार्बोहाइड्रेट को इंसान लगातार लेता रहता है, विच इज एंड देन इट डज नॉट इवन हैव, गुड इवनिंग श्वेता, एंड इट डज नॉट इवन हैव प्रॉपर प्रोटीन। तो जो आंखों में ऑप्सिन प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और धीरे धीरे जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम एक इंसान जो है फेस करनी स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, और एक फाइनली ग्लूकोमा जो है इंसान की साइट को ले जाता है कि मतलब बंदा जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स में इसे काला मोतिया कहते हैं। इसके लिए बायोफोर्टिफाइड राइस, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी एक प्लांट के साथ या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इस तरह की छेड़खानी की जाए कि वो फाइनली उसकी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, उन प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इंक्रीज कर दी जाए। अब याद रखिएगा, बायोफोर्टिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, इन दोनों में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। यूट्रोफिकेशन अलग चीज है बच्चों, और बायोफोर्टिफिकेशन हाँ रहा बायोमैग्निफिकेशन, इन तीनों चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना। एक नेचुरल और इंड्यूस्ड एजिंग ऑफ लेक, किसी भी वाटर बॉडी की एजिंग जो है वो यूट्रोफिकेशन कहलाती है। बायो नेहा शिवानी, गुड इवनिंग नेहा। तो बायो फोर्टिफिकेशन जो है ये होता है इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज। इसके अलावा सिंगल सेलुलर प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करवाए जाते रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। एस्ट्रोनॉट्स के जो पास फूड भेजा जाता है बच्चों, वो सिंगल सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव स्यूडोमोनास, उसके अंदर एल्गी आती है बच्चों, फॉर एग्जांपल वी हैव स्पायरोगायरा, एंड व्हेन यू हैव स्पाइरुलिना। फंगस में यीस्ट जो है, इससे सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। कारण इसका यह है बच्चों कि इन सेल्स के अंदर 60 से 70% प्रोटीन होता है, और इनको अगर पैक करके इनको खाया जाए डेली, तो प्रोटीन की नीड जो है वो कंप्लीट हो सकती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे इसी बेसिक नॉलेज के साथ जो भी हम पढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोटिवेशंस, प्लीज हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए, हमें नींद बहुत आती है। चलिए बच्चों, ये है आपका पहला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसी के साथ जो आपका कॉन्सेप्ट है रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों ये कि
एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो एक स्मॉल ग्रुप है, और इसका ब्रॉड कैटेगरी कौन सा है, ये होता है बच्चों न्यूक्लियसिस से। न्यूक्लियसिस के अंदर 3 ग्रुप्स आते हैं। सबसे पहला है एंडो न्यूक्लियस, जिसका काम होता है कहीं भी डीएनए के बीच में से एक कट लगा के और डीएनए को 2 पार्ट्स में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए टी एंड दिस इज ए टी, वो कट लगाएगा बच्चों इन दोनों के बीच में से, और ये डीएनए जो है 2 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड आता है बच्चों एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है बच्चों डीएनए के साइड से काटना शुरू करना, और इसका काम है पूरे के पूरे डीएनए को तहस नहस कर देना। ये इधर से कट लगाता हुआ सेंटर की तरफ बढ़ता रहता है, कब तक, जब तक पूरा का पूरा डीएनए जो है वो बर्बाद ना हो जाए। और तीसरा आते हैं बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बच्चों तीसरी क्लास है न्यूक्लियसिस एंजाइम्स की, और इनके 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। देखिए बच्चों टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज नहीं किया जाता, सिर्फ टाइप 2 को यूज किया जाता है। हाँ, जो टाइप 3 है, ये जो टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये इसके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो चाहिए, बट इसको बायोटेक में यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वैसी कटिंग्स ये हमें नहीं दे पाता। ठीक है बच्चों लोग, बहुत ही अच्छे। टाइप 2 जो है सिर्फ इनको यूज किया जाता है बायोटेक में, और उसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। ये स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है, और उन स्पेसिफिक पोजीशंस को बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है मेरे बच्चों। अरे थैंक यू सो मच मेहता साहब, फिजिक्स की क्लास कैसी रही आपकी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। हेलो मिंशु। आई थिंक सांगवान साहब आपके पास तो, हाय सर हेलो, आपके पास तो मैथ होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैन बी इजीली कट अबाउट द मिडल ऑफ सेम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बताइए बच्चों, इसमें से आपको वो सीक्वेंस ढूंढ के निकालनी है जो एक्चुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को समझाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, मलयालम। ये डीएनए के ऊपर एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता। रीजन इसका क्या है, हम इसको इधर से पढ़ेंगे ये मलयालम है, हम इसको इधर से पढ़ेंगे ये तो भी मलयालम है, बट डीएनए के पास होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है बच्चों 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ऑपोजिट स्ट्रैंड इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो सपोज करिए हमने अगर यहाँ पे मलयालम लिख लिया, तो 3 से 5 पढ़ते हुए ये मलयालम है, ठीक है, हमें दूसरे स्ट्रैंड की तरफ जाना पड़ेगा। डीएनए पे ये इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें दिखाई नहीं दे रही। ढूंढ के बताइए बच्चों, चलो। वेरी गुड इवनिंग मेरे सारे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, बहुत ही प्राउड महसूस करता हूं मैं। स्टेटस लव, स्टेटस विद ब्रोकन हार्ट, ओके, कहां से टूटा, GAATTC। अब ये बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो जाती है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है इको R1 की है मेरे बच्चों, और इको R1 जो है इस सीक्वेंस को इस तरफ से रीड करते हुए कट लगाता है G और A के बीच में, और फिर दूसरी तरफ से रीड करते हुए कट लगाता है, ये प्रोड्यूस करता है बच्चों स्टिकी एंड। एक एंजाइम आपके पास है इको RY13, ये प्रोड्यूस करता है बच्चों ब्लंट एंड्स। ठीक है, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है डी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस लिए होता है मेरे बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, आर्टिफिशियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए।
आर्टिफिशियल एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए बच्चों, ये क्या क्या डाला जाता है इसके अंदर? सबसे पहले पीसीआर की जो मशीन है इसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। इस थर्मोसाइक्लर में 92 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी हैव 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी हैव 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर की 3 साइकिल्स होती हैं बच्चों। अब यहां पे और क्या क्या डाला जाता है? सबसे पहला आरएनए प्राइमर, सेकेंड डीएनटीपीज, थर्ड टैग पॉलीमरेज। मेरे बच्चों, टैग पॉलीमरेज की एक फुल फॉर्म है, टैग का मतलब होता है, टी का मतलब होता है थर्मो, ए क्यू का मतलब होता है बच्चों एक्वाटिकस। थर्मो एक्वाटिकस एक आर्की बैक्टीरिया है। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग। थर्मो थर्मस एक्वाटिकस, थर्मो एक्वाटिकस गलत लिख दिया मैंने, थर्मस एक्वाटिकस ये एक आर्की बैक्टीरिया है और इसके अंदर से जो पॉलीमरेज निकाला जाता है बच्चों ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब है ये रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये हाई रहेंगे। कारण इसका क्या है बच्चों? यहां से एक अमीनो एसिड आता है आपके पास जिसका नाम है प्रोलिन, और प्रोलिन अमीनो एसिड जब भी कहीं पे भी बात होती है थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, थर्मोस्टेबल प्रोटीन के प्रोडक्शन की, वहां पे प्रोलिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड कौन सा होता है बच्चों? प्रोलिन होता है, याद रखना। यहां से नहीं आएगा, आपके पास ये चीज जो है इकोलॉजी में भी जरूरत पड़ेगी आपको प्रोलिन को याद रखने की। प्रोलिन अमीनो एसिड इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी प्रोटीन थर्मोस्टेबल। मिनसु सांगवान ने आंसर दिया है सी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देयर इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1। तो मेरे बच्चा लोग, इको R1 में सीओ का मतलब क्या है? इको R1 में सीओ का मतलब है कोलाय। बहुत सही, बहुत सही रवि। देखो भाई, इनका नोमेनक्लेचर जो है किस पे डिपेंड करता है? चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, इसका फुल फॉर्म बता दो भाई। अतुल, अतुल वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम, वेरी वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। आपको एक चीज दिख रही है, लॉकडाउन ने कितना सब कुछ चेंज कर दिया है। एवरी टीचर टीचिंग ऑन यूट्यूब इज नॉट अ टीचर बट ही इज अ यूट्यूबर। he has to welcome everyone on the stream, he has to wish everyone। बाकी जब पहले मास्टर क्लास में आते थे भाई साहब क्या ही डर लगता था रे, और इतना मोटा सा एक पॉपुलर का डंडा रखते थे और धड़ा धड़ धड़ा खूब पिटाई हुई भाई। गवर्नमेंट स्कूल में था मैं 5वीं क्लास तक, क्या ही मारते थे वो लोग। आज के टाइम पे कुछ नहीं है। बताओ इस सालवन की अगर कोई फुल फॉर्म बता सकता है तो, सालवन के साथ साथ अगर पीएसटी की फुल फॉर्म कोई बता सकता है तो, पीएसटी के साथ साथ अगर पीवीयू, पीवीयू इसकी कोई फुल फॉर्म बता सकता है तो चलिए बच्चों, ये जो आपका साल 1 है इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। पीवीयू की फुल फॉर्म होती है बच्चों प्रोटियस वल्गैरिस। पीएसटी की फुल फॉर्म होती है बच्चों प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई। तो मतलब इसका क्या है, जो ई में ई है ये रहेगा जीनस के लिए, सी ओ जो है ये होता है बच्चों स्पीसीज के लिए, जो आर लिखा हुआ है इसके बाद जो अल्फाबेट आता है उसका मतलब होता है उसकी कौन सी स्ट्रेन से वो प्रोड्यूस किया गया था। और जो बच्चों उसके बाद न्यूमेरिक आता है, उस न्यूमेरिक का मतलब होता है उसका सीक्वेंस, यानी वो पहले नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे कैसे आइसोलेट किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डीएनए जो है फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एवरेज एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, कौन सी इसमें से यूज की जाती है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।
मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बजाय थोड़ा सा स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप रिवीजन देख रहे हैं बच्चों पूरे चैप्टर की, तो मुझे बता दीजिए, हम रिवीजन तक करते रहेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड ईटीबीआर को यूज किया जाता है बच्चों। ईटीबीआर एक क्रोमोजेनिक डाई है और यूवी रेज के अंडर ये हमें ऑरेंज कलर देती है। ऑर्गन ऑर्गेनिज्म लिखते लिखते बायोलॉजी में ऑरेंज लिखना भूल गया हूं मैं। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये हमें क्रोमोजेनिक डाई है, ये ऑरेंज कलर देती है बच्चों, कार्सिनोजेनिक होती है। इसीलिए ईटीबीआर को हमेशा ग्लव्स लगा के हैंडल करते हैं। नॉर्मली इसका जो कलर है, जब हम इसको डालते हैं बच्चों, ब्लू कलर की होती है। और जब ये कलर देती है हाँ ठीक है भाई, ऐसा सही है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वहां आप लोग मेरे को बता देना, वो सिंपल क्वेश्चन है, वहां मैं करवाते जा रहा हूँ। इसके अलावा और बहुत सारी डाई जो हैं आज के टाइम पे यूज करी जा रही हैं। रेड कलर की डाई है, ग्रीन कलर की डाई है। इन डाइज को, ये कार्सिनोजेनिक नहीं है बट सेम ईटीबीआर की तरह काम करती हैं। चलिए बच्चों, ये है बायोटेक्नोलॉजी के बायोरिएक्टर से एक क्वेश्चन। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर किसके लिए डिजाइन किया गया है भाई? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर बच्चों होता कौन सा है? जिसके अंदर एक मोटर लगी होती है, उस मोटर के आगे बहुत सारे पंखे होते हैं, पंखे क्या करेंगे? घुमाते रहेंगे इसको, रोटेशन। अब रोटेशन के लिए क्या हो? एनारोबिक कंडीशन भाई, एनारोबिक कंडीशन तो जहां पर सेटल डाउन होता है मामला उधर होता है। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन बच्चों तब होगा जब चीजें बायोरिएक्टर से बाहर निकल आएंगी। इसमें सी है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। किसी भी प्रोटीन को हमने प्रोड्यूस करवाया, देखिए इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों सबसे पहली प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही है आपका आंसर बिल्कुल, आरडीटी। आरडीटी के बाद यहां से आता है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। कॉम्पिटेंट, बिल्कुल सही है कमलदीप। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन के बाद अगला जो है काम, इसमें रहेगा वेक्टर और वेक्टरलेस ट्रांसफर। या तो वेक्टर की हेल्प से या बिना वेक्टर की हेल्प से इसके अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इसके बाद सिलेक्शन, क्या किया जाएगा? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। उसके बाद बच्चों बायोरिएक्टर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों सैंपलिंग होती है, और सैंपलिंग के बाद जो लास्ट प्रोसेस है ये होता है बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। सिलेक्शन से लेके जब बायोरिएक्टर के अंदर हम उसे डालते हैं, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जब सैंपलिंग के बाद हम सारे प्रोसेस को बंद करके प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही है जी, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ही है इसका आंसर। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उनको यूज किया जाता है? हाँ जी मेरे बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए आर यूज्ड फॉर डाउन फॉर दिस प्रोसेस दैट वी आर सीइंग? ए। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स।
बिल्कुल सही है आपका आंसर तो, बट मुझे ये बताइए कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इसके अलावा। क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन में एक आंसर आपने चूज कर लिया क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा था। व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। सबसे पहला, नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए। दूसरा, साइज ऑफ फ्रेगमेंट। और तीसरा, वोल्टेज अप्लाइड। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा बच्चों, उसी के हिसाब से मूवमेंट होती है। मेरे बारे में कुछ बता देता हूं। मूव टुवर्ड्स एनोड। मेरा एमएससी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में है, और जो मेरा लास्ट 6 मंथ का एक रिसर्च होता है दैट वाज अबाउट द बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन। काफी अच्छा सा रिजल्ट आया था बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन में, बायोरिएक्टर्स वगैरह में बायोप्लास्टिक की हमने जो है खोज करके देखी थी। खोज नहीं मतलब उस प्रोसेस जो लोगों ने जो भी प्रोसेस फाइनलाइज किया है उसमें कुछ कुछ चीजों को चेंज करके हम कॉन्टिन्यूसली देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की तरफ। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल, उसे क्या बोलते हैं? एक जीन जिसका एक्सप्रेशन जो है हेल्प करता है हमारी आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सेल जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। बिल्कुल सही है जी, सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। दूसरी कंडीशन, वेक्टर एम्प्टी वेक्टर ट्रांसफर्ड। खाली वेक्टर तो चला गया बट वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर नहीं गया। और नंबर 3, नो वेक्टर ट्रांसफर्ड। वेक्टर भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे केस में हमें सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है, जो ना सिर्फ अगर अकेला एम्प्टी वेक्टर भी ट्रांसफर हुआ है तो भी हमें पता चल जाए, और अगर वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है तो भी हमें पता चल जाए, वेक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ तो भी हमें पता चल जाए। इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हम वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर जो है उनको इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन बढ़ते बच्चों अगले की तरफ। डीएनए फ्रेगमेंट जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बकवास सा क्वेश्चन है। फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन जॉइन टू फॉर्म प्लाज्मिड यूजिंग। इन चारों में से इको R1 से कटवाया जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। इनमें से दिए गए इन क्वेश्चंस में से दिए गए इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? दिए गए इन कंपोनेंट्स में से एक्सप्रेशन, देखिए डी बिल्कुल सही है। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन। सेपरेशन होता है बच्चों प्रोडक्ट का मीडियम से एंड सेल से। प्यूरिफिकेशन होता है बच्चों प्रोडक्ट का अदर मॉलिक्यूल से। जैसे हमें सेल्यूलोज प्रोड्यूस करवाना है, जैसे हमें
किसी भी तरह का पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, ये सब चीजें करवानी है तो उसके साथ साथ सेल के दूसरी चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ से जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन वो वहां आता है। प्रिजर्वेशन लास्ट में उसे एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद का जो प्रोसेस है प्रिजर्वेशन, ताकि मार्केटिंग करी जा सके। एक्सप्रेशन बच्चों कोई जीन करती है, एक जीन जब प्रोटीन में चेंज हो रही है और प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ब्लंट एंड्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं भाई? ब्लंट एंड्स कौन से इसमें प्रोड्यूस होते हैं? देखो अभी मैंने एक आंसर बताया था आपको, इको RY13 या इको RY1। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स? 5 बच्चे देख रहे हैं, एक एक शेयर आप लोग अगर मुझे दे पाए तो। ब्लंट एंड जो है, नहीं भाई हिंट 3 थोड़ी, इको RY13 ये प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड्स। ठीक है, ये आंसर जो है रवि का बिल्कुल सही है। गर्मी हो रही बहुत ज्यादा और दिमाग हो रहा है तंग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? सबसे पहले बच्चों प्लाज्मिड होता क्या है? What do you understand by plasmid? Plasmid is extra genomic एक्स्ट्रा जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल। बच्चों एक्स्ट्रा जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? कि एक जो बैक्टीरिया है उसके न्यूक्लियोइड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेपरेटली, जो एक्सप्रेस होता है सिर्फ स्ट्रेस के केसेस में, और सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ये होता है नेकेड, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर। ठीक है, इसकी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होती है, बिल्कुल सही है, इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये ट्रांसफरेबल है। बिल्कुल तीनों सही हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड इज करेक्ट आंसर इस रिगार्ड में, क्योंकि पूछा हुआ है क्या, नॉट। अगला क्वेश्चन बच्चों, टैग पॉलीमरेज कहां से लिया जाता है? बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो TAQ है इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों थर्मस एक्वाटिकस, एंड द सोर्स ऑर्गेनिज्म और यू कैन से द डोनर ऑर्गेनिज्म फॉर थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज इज दिस। क्या है ये होता है बच्चों आर्किया। ठीक है, दिस इज एन आर्किया। बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? कौन सा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? हिंड 2।
दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बहुत ही सही। हिंट 2, डीएनए क्या होता है? एक्सो। आरएनए क्या होता है? एक्सो। प्रोटीएज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, दिस इज प्रोटीन ब्रेकिंग। हिंट 2 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल? कल भी ये क्वेश्चन हमने किया था, जिंक फिंगर एनालिसिस। तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है बच्चों, उसमें से मैं कभी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये जो बच्चों को 5वें चैप्टर के साथ नहीं पढ़ाता। ये हमने क्वेश्चन जो है कल भी किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दोनों ही चीजें हम कभी भी, अब कुछ कुछ जगहों पर ये क्वेश्चन जो है ये दिया गया है आपका चैप्टर 6 के साथ, कुछ कुछ जगहों पर आपका क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में ये दिया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ। तो हम मतलब मैं जब भी पढ़ाता हूं तो चैप्टर 5-6 के साथ ये नहीं आते दोनों टॉपिक्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये मैं बायोटेक की एप्लीकेशंस के साथ पढ़ाता हूं 12वें चैप्टर के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक एंड बिकम पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज जो है किसने करी थी? डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, एक सेकंड रुको भाई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इनकी खोज करी थी बच्चों आर्बर एंड नेथन ने। आर्बर और नेथन ने करी थी इनकी खोज। देख लो। इसमें से जो आप आंसर बता रहे हैं बच्चों, ये जो लोग हैं ये आर्बर और नेथन के बाद में आए थे, ठीक है। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया था ये तो बच्चों इको बी 1, और ये आर्बर एंड नेथन ने निकाला था, ठीक है। वार्नर आर्बर और हैमिल्टन, जो आपने हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नेथन्स, ठीक है। अब देखो भाई, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन आप पूछ रहे हैं, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर इको बी 1, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था आर्बर और नेथन को। जो हिंड 2 है ये स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने इन दोनों इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को निकाल के आइसोलेट करके उसकी वर्किंग समझाई थी, ठीक है। जो इको बी 1 है दिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बस उसके बारे में ये नहीं था, वो डिस्कवर पहले हो गया था, बट फाइनली वो करता क्या है, इन सब चीजों के बारे में आइडिया जो है आर्बर और नेथन ने उसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए थे वो दोनों। हिंड 2 को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया गया था, दैट वाज द रीजन। ये प्रैक्टिकल प्रूफ का तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा होगा। मेंडल का प्रैक्टिकल प्रूफ जो है वो किसी और ने दिया था, ग्रिफिथ का प्रैक्टिकल प्रूफ जो है वो किसी और ने दिया था, ऐसा ही केस यहां पर भी बनता है।
देखिए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन आप पूछ रहे हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करवाते हैं, तो सीक्वेंस करवाने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड प्रिपेयर करके रखते हैं हम, जो रेडियो एक्टिव होती है और जिसको नाम दिया जाता है प्रोब। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे जिस भी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को हमें निकालना है, इसको हम यहां पे रख लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा डीएनए वो था एग्रोस जेल, इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद में ये जो जेल है, इस जेल को हमने रिकवर कर लिया। रिकवरी के बाद इस जेल को हम रखते हैं नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन के नीचे। ठीक है, ये है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। और अब इसके अंदर अब ये रखा किस में जाएगा, एक डिब्बे के अंदर रखा जाता है, इसके अंदर डालते हैं बच्चों इल्यूशन बफर। ये इल्यूशन बफर की वजह से जो ये डीएनए यहां पे प्रेजेंट था, ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ऊपर की तरफ मूव करते करते ये नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये जो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है, जो हमने रिकवर की और जिसके ऊपर डीएनए चिपका हुआ है, छोटा ही बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, यहां पर चिपक गया सपोज करिए, इसको हम रख देते हैं एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, कहां पे रख दिया हमने, एल्कलाइन मीडियम के अंदर डाल दिया। अब बच्चों एल्कलाइन मीडियम में डालने से क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एल्कलाइन मीडियम की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड दो हेलिक्स में टूट जाता है। ठीक है, इस तरह के दो हेलिक्स में टूट जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर फिर से डालते हैं एक और चीज, और जिसको बोलते हैं ये क्या, ये प्रोब। हमने इसके ऊपर प्रोब डाली, अगर प्रोब जो रेडियो एक्टिव है वो इस डीएनए के दोनों में से किसी भी स्ट्रैंड के साथ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री जो है नेचर शो करता है, तो वो इसके साथ आकर डबल हेलिकल मॉडल दोबारा से बना लेगा, और फाइनली जो डीएनए है इस तरह का बन जाएगा डबल दोबारा। अब हम इसको ऑटो रेडियोग्राफ में देखते हैं। अगर हमें नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर रेडियो एक्टिविटी दिखती है, सॉरी, इससे पहले वॉशिंग करनी होगी। हमने क्या किया, प्रोब को नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डाला, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो डीएनए के साथ बाइंड करेगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो वॉशिंग में जब इसको धोएंगे तो वॉशिंग में ये सारी प्रोब जो है वो चली जाएगी, दैट विल बी वेस्टेड। ऑटो रेडियोग्राफ में अगर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन पे, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमने प्रोब बनाई थी, जिसका सीक्वेंस हमें अच्छी तरह से पता है, उसका कॉम्प्लीमेंटेशन जो है इस डीएनए के इस पार्ट के पास प्रेजेंट है। अगर नहीं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये डीएनए के पास वो सीक्वेंसेस नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये होता है बच्चों डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, जो इस नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, तो जब डीएनए जो है वो प्रोब के साथ बॉन्ड कर लेता है, इसे बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। ओके, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो एक बहुत छोटा सा फ्रेगमेंट जो है उसे कैरी कर सकता है। चलिए मेरे बच्चों बताइए, छोटा सा फ्रेगमेंट इन चारों में से सबसे बड़ा फ्रेगमेंट जो है वो यैक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये लेकर जा सकता है। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट एमबीज में, मेगा बेस पेयर्स में, 1 MB 2 MB इतनी बड़ी जीन्स को यीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर जो है वो कैरी कर सकता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन, यूकैरियोटिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे बच्चों यैक को यूज किया जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये 500 KB से
550 और 600 केबी तक की जीन को कैरी कर सकता है। छोटी को भी कर सकता है बट मैक्सिमम जो है 500-600 केबी होती है। प्लाज्मिड जो है ऐसा है जो सबसे छोटी जीन्स को कैरी करेगा। बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करवाने के लिए बच्चों कौन से वेक्टर्स को यूज किया गया था? बिल्कुल सही है जी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीन्स को लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये आता है बच्चों आपका ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से एक क्वेश्चन जो है, दिस इज फ्रॉम, इसमें अगर हमें कॉलोनीज, बच्चे जो है सर मॉर्निंग में लीजिए क्लास, इस टाइम बच्चे नहीं आते। मॉर्निंग में भाई हम कोशिश करेंगे, मैंने तो आज बोला था हम कल से 11:15 क्लास। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, हाँ इस टाइम बच्चे जो है सारा दिन की क्लासेस से परेशान होके और निकल लेते हैं अपना अपना कुछ करने के लिए। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बच्चों, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का सीन क्या है? जब कॉलोनी ब्लू दिखती है तो मतलब है नो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर बच्चों व्हाइट दिखती है तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब इसका पता कैसे चलता है? इसका पता लगाने के लिए बच्चों हमें एक न्यूट्रिटिव मटेरियल डालना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्स गैल। किस पे बेस्ड है ये? लैक ओपेरॉन मॉडल पे बेस्ड है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ए इज बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, लैक ओपेरॉन मॉडल, इसमें जो लैक्टोज है इसकी जगह पर डाला जाता है बच्चों आईपीटीजी, ठीक है। एक्स गैल डालते हैं हम न्यूट्रिटिव मटेरियल के लिए और लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करने के लिए। अब देखो लैक ओपेरॉन है तो इंडक्शन चाहिए, उसको एक्टिवेशन चाहिए, एक्टिवेशन के लिए आईपीटीजी काम करता है, ठीक है बच्चों। अगला आता है आपके पास क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। बीटा होता है या अल्फा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है भाई। अगर यहां पे अल्फा लिखा गया है, दिस इज रॉन्ग। जो है ना, याद रखना एक चीज, अल्फा गैलेक्टोज जो है वो यहां पे गलत लिख दिया गया है। एक चीज और याद रखना, जो अल्फा गैलेक्टोज है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टेट्राग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, टेट्रासैकराइड्स को ब्रेक डाउन करने। लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड है, जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़े होते हैं, वो लैक्टोज बनता है। ये है डाइसैकराइड। टेट्रासैकराइड एक होता है जिसे बोलते हैं रैफिनोज। रैफिनोज को ब्रेक डाउन करने के लिए अल्फा गैलेक्टोसाइडेज होता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। एम आई क्लियर अबाउट दिस? सदर्न हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है, पीसीआर का यूज नहीं होता।
क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है मेरे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एल्गी को सही करेक्ट मैच नहीं दिया गया। एल्गी के लिए भी बच्चों सेलुलेज ही यूज होता है। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ते ही इनको सोल्व कर लेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल, देखो भाई चिल्ड इथेनॉल किस लिए डाला जाता है? इफ यू वांट टू टेल मी, चिल्ड इथेनॉल किस लिए डाला जाता है और हॉट इथेनॉल का क्या काम है? कहीं ना कहीं तो हॉट इथेनॉल भी यूज किया जाता है, वाई? डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए आंसर आपका बिल्कुल सही है। चिल्ड इथेनॉल जो है डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए रखते हैं, बट वाई हॉट इथेनॉल इज यूज्ड? हॉट का नहीं पता बच्चों? हॉट को यूज किया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डिसोल्व करने के लिए। ठीक है, इसका काम क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डिसोल्व करने का इसका काम है हॉट इथेनॉल का। इसके साथ साथ जाइलिन यूज क्या कर सकते हैं? हम बेंजीन को यूज कर सकते हैं, हम जाइलिन को यूज कर सकते हैं, XYLENE। तो ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम बच्चों फैट की डिसोल्यूशन का होता है। रीजन, ऑल ऑफ द फैट्स, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, बाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, कुछ भी XYZ हो, फैट हो, ऑयल हो, ये कभी भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। तो अगर आपके किसी शर्ट के ऊपर दाग लग गया है घी का या किसी भी ऑयल का, फैट का, यूज करो हॉट इथेनॉल, वो निकल जाएगा। बताओ, बायोलॉजी की क्लास इधर कपड़े धोने सिखा रहे हैं। पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर मेथड्स। आरएफएलपी और पीसीआर को किस लिए यूज किया जाता है बच्चों? इन दोनों को ही किस लिए यूज किया जाएगा? स्टडी ऑफ एंजाइम, नई एंजाइम की स्टडी के लिए कुछ और ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो बहुत लंबे लंबे प्रोसेस हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग करवाने के लिए या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाने के लिए? डी, बिल्कुल सही है जी। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाने के लिए, क्योंकि पीसीआर जो है ये, और साथ में आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों ही चीजें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है अगला बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलते हैं? अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा था। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लिक एसिड के साथ एक सिंगल स्ट्रैंड को रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल टैग किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नॉन एज प्रोब। अभी मैंने बताया था जब डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी, दिस इज नॉन एज, अभी बताया था दिस इज प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? Transformation of microparticle coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of, ये बताओ भाई।
डी, या तो बच्चों ये गोल्ड से बने होते हैं या तो ये टंगस्टन से बने होते हैं। ठीक है, बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर, किस लिए भाई, किस लिए सुटेबल होती है ये? जीन गन किस लिए सुटेबल होती है? पैथोजन वेक्टर को डिसआर्म करने के लिए? ना भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, या पर्टिकुलरली प्लांट सेल्स के लिए? बिल्कुल सही है आपका ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। रीजन इसका ये है कि प्लांट सेल जो है बहुत जल्दी से वेक्टर मेथड से जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेकअप नहीं करता, और अगर करता भी है तो वहां पे इन्फेक्शन के थोड़े से चांसेस जो है वो ज्यादा ही रहते हैं। हालांकि हमने जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स का जो टीआई प्लाज्मिड है, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें? डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर में। मतलब इसके अंदर से जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो जीन है वो हमने निकाल दी, उसके साथ उसकी जगह पर हम डालते हैं। बट स्टिल समटाइम्स अगर ये टीआई प्लाज्मिड फेल हो जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक प्लांट सेल के अंदर, बट स्टिल जो प्लाज्मिड है ये अपना काम करता रहता है, इसलिए प्लांट जो है उसमें ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। तो प्लांट सेल में जीन गन को यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक किस लिए यूज की जाती है बच्चों? एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। अगला जी, द फिगर बिलो शो 3 स्टेप्स ए, बी और सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। जो सी पोर्शन है ये यहां पे हो रहा है एक्सटेंशन, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Which one of the following techniques made it possible to genetic engineering living organism? Recombinant DNA technology. Which one of the following is used as vector for gene cloning in higher organism? Retrovirus. ठीक है जी, ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, छोड़ो बाकियों को। सेम सेम से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। शुरू में एक ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्वेश्चन जब वो पहले आया था, स्टर्ड टैंक का पहले आया था। ये क्वेश्चन बताइए बच्चों। प्लाज्मिड्स, बिल्कुल सही है। इससे अगला क्वेश्चन, एक या दो, किस किस को यूज किया जा सकता है वेक्टर की तरह? इसमें से हम बैक्टीरियम को भी यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड को भी यूज कर सकते हैं, और बच्चों बैक्टीरियोफाज को भी यूज कर सकते हैं। तीनों को यूज कर सकते हैं हम, बैक्टीरियम को भी, प्लाज्मिड को भी और बैक्टीरियोफाज को भी। बहुत सही, आपने आंसर दिया है।
ये डी, बट ये डी आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे ही आप नाम पढ़ेंगे। अभी रिसेंट ही 1 मिनट पहले ही एक डिस्क्राइब किए हुए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स के बारे में, जिसका टीआई प्लाज्मिड हमने निकाल लिया था, और टीआई प्लाज्मिड जो है उसको यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज ट्रांसफर वेक्टर इन प्लांट सेल्स। क्वेश्चन अगला बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉरेन डीएनए ट्रांसफर। भाई साहब रिपीट क्वेश्चंस, याद रखना सबसे आसान जो आपका नीट है वो बायोटेक से आता है, सबसे आसान। इतना सा इंफॉर्मेशन है और उसी को इतना सब कुछ बना बना के दिया हुआ है। सबसे आसान रिपीटेड क्वेश्चन, कंटिन्यूअस रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप 2 चैप्टर्स ये बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए, 16 नंबर। चलो जी बच्चों, अब पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सब कुछ लगभग रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। चलो ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, 2001 में आया था बच्चों। कमलदीप आप 12th कर चुके हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं मतलब, या इसी साल हुई है या आपकी पहले से जो है वो। और बाकी सभी जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी बताएं कि आप लोग 12th क्लास अभी इसी साल क्लियर किया है या आप पहले से लास्ट ईयर क्लियर किया था और ये साल आपने ड्रॉप किया है, कैसे क्या है। चलिए 2-3 मिनट बाकी है बच्चों, क्वेश्चंस को छोड़ के अभी बात कर लेते हैं कुछ प्यारी प्यारी सी बातें। मुझे कुछ आपके बारे में, नीट सफिशिएंट है क्या सर? एनसीआर नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी जो है बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। नो, एनसीईआरटी इजंट सफिशिएंट। मेरी अभी, आपकी अभी होगी 12th क्लास, बहुत अच्छी बात है, 12th क्लास अभी आपकी होगी। तो देखो भाई एनसीईआरटी का कुछ ऐसे है, एनसीईआरटी जो है वो पढ़ने के लिए सबसे मुश्किल किताब है, और 2020 बायो 90 से 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। मैं बता रहा हूं आपको एक चीज, 2015 से 14 से पहले का जो नीट है वो, उसमें बायो का लेवल होता था अच्छा। 2016, 17, 18, 19, 20 इतना ज्यादा गिरा हुआ लेवल दे रहे हैं बायोलॉजी का, पूछो मत। अब गिरे हुए लेवल से मतलब क्या है कि आप लोग जो है बड़ी आराम से एनसीईआरटी से क्लियर किया है सब कुछ तो हो जाएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ सिंक रहते हैं। अब ऐसा है कि जैसे बायोटेक आप पढ़ रहे हैं, या आप ये पढ़ रहे हैं, 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, या आप सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें से जहां पर एनसीईआरटी ने लिख दिया ना, एक दो एग्जाम्पल दे दिया और लिख दिया एटसेट्रा, तो वो एटसेट्रा पढ़ने की आपकी जिम्मेदारी खुद की है। एनसीईआरटी उसमें से भी क्वेश्चन दे देते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर वहां कहीं भी बड़े अक्षरों में बोल्ड मार्कर्स में लिख दिया गया कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, तो उसके बारे में
डीप से डीप जानकारी आपकी जिम्मेदारी है, एनसीईआरटी की नहीं है। वो क्वेश्चन जो है उस पर बड़ी आराम से आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों एनसीईआरटी जो है, ठीक है, 90 के अराउंड अराउंड जो है परसेंट आप ले सकते हैं। 90% आउट ऑफ 360 90% देख लो कितना होता है, इतने मार्क्स आप ले सकते हैं बड़ी आराम से। बट जो ऊपर के 30-40 नंबर है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्लियर आउट करने, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, वही होते हैं सिलेक्शन के लिए। अब देखो जिस बच्चे की बायो अच्छी है उसका फिजिक्स में मतलब 99% फिजिक्स में उसका भट्ठा गोल होता है। जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अच्छी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन है फॉर श्योर, क्योंकि बायोलॉजी में मतलब इतना लोड नहीं है जैसा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहता है। पिछले 2020 में फिजिक्स सबसे मुश्किल थी, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे और बायोलॉजी सबसे आसान दी गई थी। तो चलिए बच्चों विद दैट नोट आप लोग रेस्ट करिए। पॉसिबिलिटी है कि हम आने वाले टाइम में क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। अब हो सकता है सुबह 10 बजे क्लास हो जाए आपकी, ठीक है मेरे बच्चों। बाय बाय मेरे लाडले लाडले प्यारे प्यारे बच्चे, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट एंड डू नॉट हैव स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। नींद आपकी मतलब जब सोते हो तो अच्छा गहरी नींद आनी चाहिए, बट ड्रीम्स स्वीट मत लेना। ड्रीम्स